सब गाइस कैसे हैं आप सब। आई सब बढ़िया होंगे। तो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको बुक से ना पढ़ा के मैं अपने नोट से पढ़ाऊँगा, और नोट से बहुत इजी होगा, सब समझ आने वाला है इस चैप्टर में जो जो है। तो रेडी हो जाइए, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हम चैनल पे आ गए हैं, और ये समझ लीजिए आपको सब समझ आने वाला है। तो मैं नोट से पढ़ाने वाला हूँ, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अभी जो इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है, वो 1757 से 1947 के बीच में होने वाला जो जो कॉलोनियल रूल्स है, उसमें जो जो सिचुएशन थी इंडिया की, सब उसमें बताया जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉलोनियल रूल मतलब होता क्या है। colonial rule मतलब क्या होता है कि एक it is a refers to system between two countries which one country being the ruler and another being the colony. A ruling country determine the economic policy of the colony. इसका मतलब क्या होता है कि दो कंट्री के बीच में, ठीक है, जिसमें एक कंट्री रूल करती है, मतलब जो राजा होती है, और दूसरी कंट्री जो जिस पर रूल करती है, मतलब जो वहाँ के लोग होते हैं, तो उसी को कहते हैं कॉलोनियल रूल। और वहाँ पे जो जो इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लागू करा गया था, उसे बोलते हैं कॉलोनियल रूल, ठीक है। अब इंडिया में क्या बोला गया कि इंडिया कॉलोनियल रूल स्टैंड फॉर द अराउंड 200 ईयर्स। इंडिया में 200 साल तक कॉलोनियल रूल हुआ, मतलब उन अंग्रेजों ने राज करा, ठीक है। इन विच ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियन, जो ब्रिटिश के लोग थे उन्होंने इंडियन कॉलोनी को बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करा था, और फिर बाद में इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई उसने। अब उसी बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, कैसी थी, और वहाँ की इकोनॉमी के हालात कैसे थे। अब बोलते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, एक रुकी हुई इकोनॉमी, स्टक्स और वेरी लो। मतलब इंडिया की ना इकोनॉमी हालात ना बहुत रुक गई थी, वहाँ ना तो सही से कुछ प्रोडक्शन हो रहा था, ना तो कुछ बेच पा रहे थे, ना तो कुछ खरीद पा रहे थे। ऐसा सिचुएशन हो गया था अंग्रेजों के आने के बाद। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर ना एक 85% तक एग्रीकल्चर था, मतलब 85% लोग जो है, 100 में से 85 लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर थे। दूसरा क्या था, इंडिया की इकोनॉमी के हालात कैसे थे, ठीक है। फार्मर्स रेज्ड ऑन फूड क्रॉप, मतलब ये वो है कि इंडिया की इकोनॉमी पहले कैसे थी, जब अंग्रेज आने से पहले, ठीक है। फार्मर रेज्ड ओनली गुड क्रॉप्स, फार्मर अच्छे अच्छे क्रॉप उगाते थे, जैसे कि फूड क्रॉप जो खुद खाने के लिए होता है, या खुद खाओ या तो गांव वालों को बेचो छोटा मोटा। इंडिया इंजॉय करता था एक्सटेंसिव ट्रेड। एक्सटेंसिव ट्रेड मतलब एक तो लोकल और एक्सपोर्ट, मतलब लोकल मतलब अपने आसपास के एरिया में, और एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजता था, क्योंकि इंडिया बहुत फेमस था। इंडिया वॉज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाने वाली चीज़ें, इंडिया बहुत फेमस था, ताकि हाथ से बनाने वाली कुछ चीज़ें को ईजिली वो खरीद सकें, ठीक है। फिर बाद में बोला है इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट फॉस्फोरस इकॉनमी। इंडिपेंडेंट थी, मतलब खुद के बल पे थी, कुछ भी कर सकती थी, उसकी इकॉनमी बहुत अच्छी थी। सेल्फ रिलायंट, वो खुद बनाती थी, खुद खाती थी, खुद व्यापार सबका खुद का चलता था। फॉस्फोरस इकॉनमी मतलब सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया से मतलब क्या होता है, इसकी इकॉनमी बहुत बढ़िया थी, समझ रहे हो ना। इकॉनमी बहुत बढ़िया थी, मतलब ये हर चीज़ अपने बल पे कर सकता था। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम। पहला क्या है, जमींदारी सिस्टम था, जिसको लैंड टेन्योर सिस्टम भी कहा जाता है। जमींदारी से मतलब क्या है कि अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड वॉज ट्रांसफर फ्रॉम फार्मर टू जमींदार। इसमें क्या था कि जो ओनरशिप नहीं है, जो कि मालिकाना हक होता है, वो जो किसान से जमींदार जो छीन लेते हैं, उसे बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। इंडिपेंडेंस के टाइम पे याद रखिएगा, इस इंडिपेंडेंस के टाइम पे हालात कैसे थी, मतलब समझ रहे हो, जब ब्रिटिश राज करता था तब की हालात कैसे थी। सारा ओन मतलब लैंड ले लिया गया था फार्मर से, ठीक है, और लगान के रूप में लिया जाता था, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा क्या है, रेस्पेक्टिव ऑफ द जमींदार कलेक्ट लगान, जमींदार लगान कलेक्ट करते थे, मतलब लेते थे लगान रूप में, जैसे आपने लगान पिक्चर में देखी होगी आमिर खान वाली, ठीक है। और इनिशिएटिव प्रोवाइड नहीं करते थे। इनिशिएटिव मतलब कि अगर कुछ भी एग्रीकल्चर की जो कंडीशंस अगर हालात है जो बहुत बुरी है, उसको मतलब कुछ फ़ायदा नहीं प्रोवाइड करते थे, बाद में नुकसान ही नुकसान होता था। दूसरा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन मतलब कि फार्मर्स ना खुद खाने के बजाय वो बेचते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने कमर्शियल कर दिया गया था। कमर्शियल का मतलब खाली तुम बेचने के लिए करोगे, तो उसे क्या कहते हैं, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब जो कि बेचने के लिए हो, फूड क्रॉप मतलब जो कि खुद के खाने के लिए हो। तीसरा क्या है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई थी, उपजाऊ जो कहते हैं ना, उपजाऊपन, वो बहुत ही कम हो गई थी। उसी के चक्कर में क्या हुआ था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर
क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, या तो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, और या तो फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ थे ही नहीं। और क्या करे बेचारे किसान लोग, जब कुछ उनके नेचर उनके हालात में ही नहीं है। तो भाई सब ऐसे ही होता है, जब कोई रूल करता है ना तो वो देखता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें तो बस अपने मतलब से पड़ी होती है ना। फिर बोला है कि हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब किसान है, उसको कुछ भाई साहब कुछ है नहीं, इंसेंटिव नहीं है, कुछ कुछ फ़ायदा नहीं प्रोवाइड करा जा रहा है, कुछ अच्छा करा नहीं जा रहा है, पर अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अनसर्टेनिटी जैसे कि उनका जो मेन सोर्स था ना, मतलब वैसे तो फार्मिंग थी। फिर बाद में फार्मिंग के लिए सबसे नेसेसरी क्या होता है, इरिगेशन। पर इरिगेशन के लिए तो कुछ है ही नहीं। अगर अच्छी रेनफॉल हुई तो अच्छी प्रोडक्टिविटी हुई, अच्छी उपजाऊ होता है। कम रेनफॉल हुई तो कम उपजाऊ, यही तो प्रॉब्लम होती थी। ठीक है। फिर बाद में क्या आता है, इंडस्ट्री सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्री का जो हाल कैसा था, इंडस्ट्री का हाल क्या था यार, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है पता है, हाथ से काम करने वाली इंडस्ट्री, वो ना पूरी घट गई थी। अब तो भाई साहब सब मशीन से काम होने वाला था, इसलिए कंपटीशन वगैरह बहुत कम हो गया था। ठीक है। और इन्होंने ऐसा क्यों करा, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्यों हुई, क्योंकि क्योंकि इंडिया ना एक रॉ मटेरियल सप्लायर बन गया था ब्रिटिश का, कि इंडिया अगर कुछ भी अपना सामान ना सप्लाई करेगा ना तो खाली ना ब्रिटिश को ही करेगा, और किसी देश को नहीं करेगा। बस 3 देश हैं उनको छोड़ के, वो उसका मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है। तो इसलिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो उनका घट गया था, और कॉलोनी रूल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि सारा काम फैक्ट्री से हो रहा था। इंडिया एज अ मार्केट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड, वही है कि इंडिया को ना मार्केट बना लिया गया था कि हाँ भैया, अगर हम पैंट बनाएंगे तो कॉटन तुम ही दोगे, या शर्ट बनाएंगे तो कॉटन तुम ही दोगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि इंडस्ट्री सेक्टर का जो हालात था बहुत बुरा था। वो था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब अलग अलग भेदभाव, टैरिफ मतलब टैक्स। मतलब क्या था कि अगर तुम ब्रिटिश कोई एक्सपोर्ट करोगे तो कोई टैक्स नहीं। ठीक है, कोई टैक्स नहीं। अगर तुम ब्रिटिश से लोगे सामान फिनिश गुड, तो भी कोई टैक्स नहीं। बट अगर तुम उसके अलावा किसी दूसरे कंट्री को दिए तो तुम्हें देना पड़ेगा टैक्स। ये तो बहुत गड़बड़ लगा था उन्होंने। तीसरा पॉइंट क्या है, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। मशीन मेड प्रोडक्ट मतलब समझते हो क्या, मशीनों के बारे में। मशीन के बारे में क्या, कि जो मशीन है ना, मतलब अगर एक बताओ, एक बंदा मशीन से यूज़ कर रहा है, दूसरा बंदा हाथ से इस्तेमाल कर रहा है, कौन बढ़िया काम करेगा, मशीन ना। तो वही है, हाथ वाला तो गायब हो गया तो मशीन वाला बढ़ गया, तो मशीन में क्या होगा कि सस्ते में भी उगने लग गया सामान। मतलब कहते नहीं कि आराम से 1000 कोका कोला हम 2 मिनट बना लेंगे, बस वही सीन है। और उनका ज़्यादा मार्केट बढ़ने लग गया, और हाथ से बनी वाली चीज़ों की डिमांड कम होने लगी। ठीक है। डिमांड मतलब लोगों के जो मांगते हैं, लोगों की मांग कम हो गई। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड का मतलब क्या है समझ लीजिए। कैपिटल गुड मतलब मशीन टूल। मशीन टूल से मतलब समझते क्या, जो कि अगर कुछ फैक्ट्री बना रहे हैं, ठीक है, तो फैक्ट्री बनाने में क्या चाहिए होता है, मशीन चाहिए होता है। ठीक है। मैकेनिक चाहिए होता है। अब मतलब मैकेनिक क्या, आजकल के ज़माने में देखा जाए तो रोबोट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। तो वही रोबोट्स की बहुत कमी थी, मशीन्स की बहुत कमी थी, ट्रैक्टर की कमी थी, और भी चीज़ की बहुत सारी उनकी कमी होने लग गई थी। वे सब तो रूट ले गए थे बेचारे, पैसा था ही नहीं हमारे पास। फिर चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, लोगों की जो डिमांड थी ना वो वेस्टर्न साइड चली गई थी। वेस्टर्न मतलब समझते क्या, सारी उनको शर्ट पसंद थे, पैंट पसंद थे। अब तो यहाँ तो धोती कुर्ता पहनता ही नहीं है कोई, आ, कुर्ता पैजामा पहनता नहीं था। तो सब शर्ट पैंट पे चले गए, क्योंकि वो इजी था और मशीन था, और जल्दी जल्दी हो रहा था सामान प्रोडक्शन। उनको तो क्या, आराम से पैंट बनेगा, सस्ते में पहनेंगे, मस्त गुजारा होगा। छठा क्या था, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवे। रेलवे रेलवे जब वो आए ना, तो इंडस्ट्री में क्या हुआ, रेलवे की बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट आई। क्योंकि रेलवे का क्या करने लग गया ब्रिटिश, उसको ना अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करने लगे, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने लग गए। वो उससे जो सामान उगता था ना इंडिया में, सब वो अपने कंट्री में ले आते थे और ऐश करते थे उससे, खुद प्रोडक्शन करते थे, और फिनिश गुड बेच के फिर अपना जो आखिरी में मतलब ऐसा होता है कि कॉटन उगाया इंडिया ने कॉटन उगाया, तो वो रेलवे भेजे, रेलवे में डब्बों में कॉटन भरा, कुछ सस्ते में खरीद ले गए, और फिर बाद में वहाँ से पैंट बना के 5 रुपए का कॉटन 50 रुपए में बेच दिए। यही तो दिक्कत होती है, और इसीलिए रेलवे का बुरा उपयोग करा गया था। फिर बाद में आता है फॉरेन ट्रेड एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड से क्या मतलब है, कि जो विदेश से रिलेटेड जो हमारी ट्रेड है, जैसे इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट है, तो उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे।
इसमें क्या था कि इंडिया एक फिनिश गुड का एक्सपोर्टर था, ठीक है, जैसे कि सिल्क, जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, एवरी वर्क, हैंडीक्राफ्ट, पीसे स्टोन, ठीक है। इसका मतलब जो छोटे मोटे पत्थर हैं, ठीक है, कपड़े हैं, इन सब का एक्सपोर्टर था, बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता था। फ़ायदा होता था क्योंकि वो फिनिश गुड्स थे। और अब क्या होने लग गया, अब प्राइमरी गुड्स बेचने लग गए, एक्सपोर्टर और प्राइमरी गुड बन गया। और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड मतलब सबसे गंदा। प्राइमरी गुड मतलब कॉटन हम बाहर भेजते और वही पैंट बाहर अंदर लाते, यही तो दिक्कत होती थी। फिर बात में क्या, मोनोपोली कंट्रास्ट ऑन ट्रेड। मोनोपोली कंट्रास्ट मतलब कि अगर ट्रेड है, मोनोपोली, मोनोपोली मतलब खाली एक ही चीज़ को, मतलब एक ही कंट्री को करते थे एक्सपोर्ट, जो कि ब्रिटेन, 50% ऑफ ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि हम उसको बेचते थे, ठीक है। बेचना अच्छी बात होती है बट उतनी नहीं, लिमिट में, ठीक है। हर चीज़ अगर इसी को बेचोगे तो यार सब कैसे चलेगा तुम्हारा, ठीक है। अब ऐसा है कि हमारे पास आटा भर भर के है, हमने आटा बेच दिया और रोटी खरीद रहे हैं, पागल है हम। इससे बढ़िया आटा की रोटी ना बना लें। और भी क्या, मतलब इंडिया था 3 कंट्री को बेचता था, चाइना, श्रीलंका, ईरान। ये 3 ऐसी कंट्री जिसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में वो सप्लाई करता था, ताकि एक थोड़ा बैलेंस बना रहे, ठीक है। अब भाई बात तो यही है, 50% जो ले जा रहा है। फिर बाद में क्या हुआ, सुएज कैनाल ओपन हो गया। सुएज कैनाल क्या नाम है कि एक कैनाल है, ठीक है। 1869 में सुएज कैनाल है, जो कि अगर जो ट्रेड करना है, अगर इंडिया को ब्रिटेन में अगर कुछ भेजना है सामान, तो बड़े आराम से पानी की एक नदी होती है पतली सी, अब हो गया, ये जहाज बैठा है वो पहुंच गया, सीधा रास्ता। वरना वहां से जाओगे तुम, यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के, तब पहुंचोगे। फटाफट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। फिर बाद में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन मतलब क्या समझते हैं पता है, कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, हम जो सामान बाहर भेज दे रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको बेकार चीज़ों में लगा रही है। बेकार से मतलब समझते हैं क्या, बेकार से मतलब किसको यार, या तो युद्ध में लड़ाई के लिए लगा रही है, या तो ऑफिस सेटअप कर रहा है। ऑफिस सेटअप मतलब भैया तुम पार्लियामेंट बना रहे हो, तुम इंडिया में अपने यहाँ कुछ बना रहे हो और हमारे पैसे से बना रहे हो, तो यही तो दिक्कत है यार। अब भैया पैसा हमारे कंट्री में भी तो लगाओ ना कुछ। अब तुम वहाँ जाके अपना लॉ एडर मेंटेन कर रहे हो, कोर्ट बना रहे हो, बंगला बना रहे हो। झंड हो गई भाई, झंड हो गई थी ज़िंदगी, कसम से कह रहे हैं। अभी तो मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, कभी यहाँ से हाथ से गुजर के देखना। मैं नहीं गुजरा हूँ, मेरे दादा परदादा गुजरे, बता रहा हूँ, ठीक है। डेमोग्राफिक कंडीशन एट द एम ऑफ इंडिपेंडेंस। डेमोग्राफिक मतलब समझ रहे हैं क्या, जो कि हालात है, जो कि कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने गंवार हैं, कितने हेल्दी है, कितने बेकार हैं, यही मतलब है। तो डेमोग्राफिक से क्या मतलब, एज कितने साल के हैं, सेक्स मेल फीमेल है, एजुकेशन मतलब कैसा है, पढ़े लिखे हैं नहीं लिखे हैं, झंड हुए हैं कैसे हैं, इनकम लेवल मतलब कितना कमाते कितना नहीं कमाते, मैरिटल मतलब शादी हुई या नहीं हुई, ठीक है। और क्या है, बर्थ रेट, बर्थ रेट मतलब कितने पैदा हुए, डेथ रेट मतलब कितने मरे, कितने हिसाब से मर रहे हैं, कितने नहीं कितने हिसाब से मर रहे हैं। तो पहला चलते हैं पॉइंट, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। भैया इंडिपेंडेंस टाइम था, समझ रहे हो, इंडिपेंडेंस का मतलब लोग युद्ध में लड़े जा रहे थे, मार झाड़ सब कुछ चल रहा था। इससे क्या हुआ था, ज़्यादा लोग पैदा हो रहे थे ताकि युद्ध में लगा सके, ज़्यादा लोग मर रहे थे ताकि युद्ध में जो बर्बाद हो रहे थे। यही होता है युद्ध, मतलब क्या, अंदर ही कंट्री में युद्ध होता है, बाहर नहीं थे पर अंदर ही था, ठीक है। अपनों ने मारा पीछे से वार, तो बचा कैसे सकते हैं जनाब। बस यही हाल था कि अपनों ने मारा था, आने आए थे ट्रेड करने, लेके चले गए, समझ जाओ क्या लेके चले गए, हमारी इकोनॉमी, हमारी सोने की चिड़िया उड़ा ले गए ससुर, ठीक है। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। बर्थ रेट से क्या मतलब है कि एक नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कितने पैदा हुए पर 1000 ऑफ बच्चों में से, ठीक है, एक साल में। मतलब 1000 अगर बच्चे हैं, ठीक है, 1000 बच्चे हैं, तो उनमें से कितना हमारे पैदा हुए हैं, वो एक्स है। तो ये बर्थ रेट बता, तो 48 था, मतलब उस समय एक साल में 48 बच्चे पैदा हुआ करते थे, ठीक है। फिर बाद में क्या नाम है, डेथ रेट। डेथ रेट क्या नाम है, 40, मतलब 1000 में से 40 लोग तो मर ही जाते थे। तो देख रहे हो कितना गंदा हालात है, बस यही है यार। फिर बाद में अब हम बताने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी का कैसा था हाल। पहला स्टेज कब था, अरे क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है, सॉरी फॉर दिस प्रॉब्लम गाइस। पहला स्टेज था कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। सबसे पहले क्या था, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था, मतलब समझ रहे हो, ज़्यादा लोग पैदा होते थे, ज़्यादा लोग मरते थे, वही है युद्ध वाला हालात,
सेकंड स्टेज क्या था, हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, ज़्यादा पैदा होता तो कम मरते थे, इसका मतलब डेवलपमेंट की पहली सीढ़ी, ज़्यादा पैदा हो पर कम मरो। तीसरा क्या था, जब डेवलपिंग या डेवलप इकोनॉमी जैसे इंडिया है अभी जो करंट हालात है, कम पैदा हो रहे हैं कम मर रहे हैं, ठीक है, ताकि बैलेंस बना हुआ है। अब इसमें एक मेन टॉपिक आता है, वो होता है क्या नाम है, ग्रेट डिवाइड। ग्रेट डिवाइड का मतलब क्या होता है कि जब इंडिया ना सेकंड स्टेज पे पहुंच गई थी, सेकंड स्टेज मतलब युद्ध से हटा के थोड़ा डेवलपिंग की कगार पे पहुंच रही थी, तो उसे कहते हैं सेकंड स्टेज। और वो कब हुआ था, 1921, लिख लो गाइस एग्जाम में आने वाला है ये, 1921 ग्रेट डिवाइड, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या था, लो लिटरेसी रेट, पढ़ने लिखने में बहुत कम था, ठीक है। ओवरऑल 16% लोग पढ़े लिखे थे, जिसमें से औरतें खाली 7% थी, बाकी मर्द। यही होता है भाई, पढ़ाई लिखाई करो, ऐश करो, ज़िंदगी बर्बाद मत करो, बस यही सीन था। और उस टाइम बहुत बर्बाद हुए थे, खेती बाड़ी कर रहे थे सब, क्या करे बेचारे। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, मोर्टेलिटी मतलब कितने मरे, छोटे बच्चे कितने मरने की संख्या, 218 पर 1000, ये बहुत ज़्यादा है गाइस। मतलब बच्चे न्यूट्रिशन की कमी से, खाने पीने ना मिलने से, प्रॉपर ग्रोथ ना मिलने से लोग मर जाते थे, बच्चे मर जाते थे, सोचो। तो भाई आगे चल के करेगा ही कौन। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल थे नहीं, छोटे छोटे बना रखे थे इन्होंने दवा खाना। और भाई क्या बताएं, भाई देसी बंदे आते जैसे पुराने राजा महाराजा में देख रखा है, पर ज़्यादा कुछ नहीं होता नहीं था। हेल्थ हेल्थ फैसिलिटी बहुत बेकार था, डिसीज़ तो भर भर के आई थी, मच्छर भी इतने सारे आ गए थे, तो अभी भी काटते हैं। पहले ज़माने में डिसीज़ क्या था, निमोनिया की बीमारी थी, ठीक है, बैक्टीरिया भर भर के आए थे बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर चेकअप तो होता नहीं था कुछ भी। सब समझ जाओ यार, गरीबी और इलिटरेसी पूरा खा जाता है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ मतलब लोग पहले कितना जीते पता है, 32 ईयर जीते थे, देख रहे हैं जैसे 32 ईयर, बट अभी जो सिचुएशन है वो 68 साल जीते थे, औसतन बोल रहे हैं, औसतन मतलब एवरेज, ठीक है। फिर क्या था, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी ने तो आसमान छू रखा था। कॉलोनियल पीरियड में क्या था, इंडिया फोर्स टू कंडीशन ऑफ एक्सटेंसिव पॉवर्टी, बहुत गरीबी का सामना करना पड़ता था। पर कैपिटा इनकम कंजम्पशन वॉज वेरी लो, बहुत कम था, उनका जो कमाई था बहुत कम था। जैसे देख सकते हैं कि आदत तो ज़्यादा तो उन्होंने टैक्स में ले लिया, टैरिफ में। फिर आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल मतलब कि जो काम करने वाले लोग नहीं होते, वर्कर वगैरह, उनकी हालत कैसी थी। पहला, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर 72% था भाई साहब, 72%, मतलब भर भर के लोग इंगेज थे एग्रीकल्चर में, उनको कोई टेंशन ही नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर से इनकम तो आती थी ना कम से कम, और क्या करेंगे, किसके अंडर काम करेंगे, डांट थोड़ी ना सुनना उनको, बस यही दिक्कत है, इसीलिए तो लोग देश पीछे रह जाता है। दूसरा क्या था, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, अनबैलेंस मतलब कोई बड़ा जाता था वहाँ, कोई ज़्यादा कमाता था कोई कम कमाता था, जैसे देख सकते हैं आप, ज़्यादा लोग प्राइमरी में इंगेज थे तो उनका एम्प्लॉयमेंट क्या था, एग्रीकल्चर, फिर बाद में सेकेंडरी में और ट्रेजरी में इंगेज हुए, पर ये तो बहुत कम था, लोग इनको जाते ही नहीं थे। उन्हें क्या नाम है, भाई घर की है हमारी खेती, हम घर में ही करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, यही दिक्कत थी इस गाइस। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब क्या नाम है कि जो सरकार बनाती है हमारे फ़ायदा के लिए, जैसे रोड्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, रोड, रेलवे, हाईवे, ट्रक, ठीक है। तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे देश चलने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेकार थी, अब क्या ही बताएं। रेलवे क्या था, रेलवे मतलब 1850 में इंट्रोड्यूस करा गया, ये पॉइंट लिख लो गाइस। रेलवे 1850 में या 1850 में इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने बेनिफिट्स के लिए इसको यूज़ करने वाले थे, पर बेनिफिट हमारा भी, वैसी बात नहीं, बेनिफिट किसका है, ब्रिटिशर्स का, पर यह हमें भी हेल्प करता है रिसेंट सिचुएशन, जैसे मैंने अभी बोला। अब क्या नाम है, रोड, रोड मतलब बहुत ही कम यूज़ करा गया था, ब्रिटिशर्स को रोड पे ज़्यादा इस्तेमाल था ही नहीं, अपने जहाँ जाते थे वहाँ के लिए रोड बना दिया तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हालात है यार उस टाइम पे। एयर वाटर ट्रांसपोर्ट, बस वाटर ट्रांसपोर्ट थोड़ा सही था क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी, ठीक है। और एयर का क्या नाम है, एयर तो था ही नहीं उस टाइम पे। कम्युनिकेशन का क्या सीन है कि कम्युनिकेशन में ब्रिटिश जब आया ना, तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, तो वो इजी हो गया अगर लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो ये बहुत फ़ायदे में रहा। जैसे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जिसकी हाई कॉस्ट था, पर वरना घोड़ों पे जाओ कबूतर आ कबूतर जा जा जा, यही हालत हो जाती थी, समझे, समझ तो गया हमने। और फिर क्या है कि पॉजिटिव
पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। अब हम ये जानने वाले हैं कि ब्रिटिश जब आई ना उसका क्या फ़ायदा हुआ। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यही था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। तो वही है कि एक अच्छा है तो कोई बुरा है, पर अच्छा वाला पार्ट ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे कुछ बुरा था पर कुछ अच्छा है। अच्छा क्या हुआ, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करेगा हमारे जीडीपी ग्रो करने में। मतलब ये क्या है कि इंडिया में जब रेलवे आया ना तो जल्दी जल्दी सामान होने लग गया, एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट होने लग गया, और ज़्यादातर लोगों की जो भारी भरकम जो आबादी थी ना वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लग गई। अब क्या है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियल मतलब कि हमने एग्रीकल्चर को एक काम नहीं बल्कि एक हमने क्या करा उसको यूज़ करना सीख लिया। एग्रीकल्चर मतलब हमने एक जगह उगाया, दूसरे का बेचा, दूसरे का बेचा, तीसरे का पैसा लिया, मतलब फ़ायदा होने लग गया, ठीक है। मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। मॉनेटरी सिस्टम मतलब आरबीआई हो गया। आरबीआई होने से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, लोन वगैरह सब प्रोवाइड करने गए, और ज़रूरत पड़ती थी कोई कंपनी लोन ले सकती थी, कैपिटल उनके पास ईजिली अवेलेबल मिल सकता था। इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो जज आ गए हैं, वकील आ गए हैं, ये सब किसकी वजह से दान है, ब्रिटिशर्स की दान है भैया, जय श्री राम, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे प्लस ईयर, तो ये याद रखिएगा, इस सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है, डेज सॉरी डेट्स। तो अब मैं बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि एग्जाम में आ सकते हैं गाइस, आप उसे ध्यान रखिएगा। 1757 से 1947 के बीच क्या हुआ था, कॉलोनियल पीरियड। 1850 में क्या हुआ था, रेलवे इंट्रोड्यूशन, ठीक है। 1869 में क्या हुआ था, सुएज कैनल ओपनिंग हुआ था। ओपनिंग का मतलब सुएज कैनल खुला था जिससे क्या हुआ, ट्रेड इजीली हो गया, ठीक है। 1881 में क्या था, पहला सेंसस करा गया था इंडिया में, ठीक है, ताकि हमें पता चले लिटरेसी वगैरह रेट और कैसा है, बर्थ रेट डेथ रेट। 1921 में क्या था, ग्रेट डिवाइड हुआ था। ग्रेट डिवाइड मतलब भाई बटे गए थे। ग्रेट डिवाइड समझ रहे हैं, मैंने जैसे पहले बताया था, क्या बताया था कि पहला स्टेज से वो दूसरे स्टेज पे पहुंच गए थे, समझ रहे हो ना। हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट से वो पहुंच गए थे हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट पे। और क्या था पांचवा, 1921 में ग्रेट डिवाइड हुआ था जो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था, बदलाव था फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे। तो गाइस इसी के साथ चैप्टर पूरा खत्म होता है। सॉरी गाइस मेरा फोन लीजिए, चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म हो गया गाइस, बाय बाय।